बहुत डीप, और अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार। जैसे उस बानी ने एग्जाम्पल दिया याही माधव। अब याही माधव एक 15 साल का बच्चा, क्या मैं इसको सिखाने बैठूं याही माधव का क्या स्टेप समझेगी? एक खंडिता नायिका है, गुरुजी ने मुझे खंडिता नायिका कैसे सिखाया? तुम डांस करती है, तुमको पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब नहीं तुम आज से डांस करेगी, जाओ और 10th का बोर्ड है, बैठ के खाली पढ़ोगी, दरवाजा बंद, खाना तुम्हारा घर में मिल जाएगा, तुम क्या करेगी? करो, करके दिखाओ। ये कमरा है, ये दरवाजा है, ये बंद है, तुम कमरे के अंदर, किताब और तुम क्या करो? जब मैं किताब को उठा के सबसे पहले फेंक दूँ, उसके बाद क्या करो? उसका दरवाजा धम धम मारो, उस नहीं खुलेगा, फिर क्या करोगे? तो रो, बैठो रो और बोलो पिताजी को कि मैं जिंदा नहीं रह सकती इस दरवाजे के अंदर, पढ़ लूंगी, मैं सब कर लूंगी, पर मुझे खोलो तो सही। एक 10th के बच्चे को इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल मिलेगा? मोस्टली क्या होता है, याही माधव, याही माधव, याही केशव, मावद के। गुरुजी कहते थे कि राधा जिसका प्राण है श्री कृष्ण, उसको ऐसे कैसे कह सकती है? कोई माँ अपने बच्चों को चला, अरे जा, चला जा नहीं बोल सकती कोई माँ, तो राधा कैसे बोल सकती? राधा तो माँ से भी ज्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। तो उसका जो जा है वो कहने का आपका एक ढंग होना चाहिए। तुमको यहाँ से सोचना कि तुम उसको जा कह रही हो जिसको तुम सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करते हो। तो किसको कहते हो? गुरुजी आपको। तो ठीक है, तुम मेरे को बोलो जा, अब जा बोला ही ना जा, गुरुजी को कैसे बोलो? बोलो। और तुम यकीन नहीं करोगे, गुरुजी खड़े ऐसा खड़े होते थे, क्योंकि ऐसे मोटा सा पेट था, छोटे से थे, ऐसे खड़े हो जाते थे, बोल जा, बोल याही माधव, बोलो, मैं माधव, मैं खड़ा, बोलो। ऐसे करके उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन कम से कम 6 महीना चला होगा याही माधव सिखाया। तो आप सोचो, मैं आज भी याही माधव करूंगी तो आई गारंटी कि जो देख रहा होगा उसका आंख से आंसू निकल जाएगा। इट्स नॉट मी एक्चुअली, इट वॉज हिज ट्रेनिंग। ऐसा ट्रेनिंग वो देते थे। डांस करना है तो डांस के साथ जुड़ो। डांस ऐसा नहीं है कि मैं तुमको चौका सिखा के चला जाऊंगा और तुम डांस कर लोगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुमको ओडिसी खाना होगा, ओडिसी पहनना होगा, ओडिसी सोचना होगा, तब तुम ओडिसी कर पाएगी। और सोचो उस टाइम मेरी सिर्फ 14 साल की उम्र थी। ओवरनाइट, मतलब एक पागल की तरह सोचो, आज से मैं कुछ ऐसा पहनूंगी नहीं जो ओडिसी में, ऐसा मैं कोई खाना ही नहीं खाऊंगी जो ओडिसी में, ऐसा करके मतलब गुरुजी का जो वो शब्द था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना हार्ट टचिंग था। आप सोचिए 14 साल का बच्चा कैसे, मेरे को तो वर्षों लग गई ये चीज़ सिखाने में, जो गुरुजी ने सिर्फ एक डायलॉग में सिखाया। वो दिन और आज का दिन कि मेरे को जितना कोई भी कितना भी महंगा कपड़ा हो, जो प्यार मुझे उड़ीसी में दिखता है वो मुझे नहीं दिखता किसी और चीज़। कितना भी अच्छा खाना हो, ये जो लोग मेरे साथ उड़ीसा गए उन्होंने देखा है कि उड़ीसा में जाके वो पखाल भात और मांस भात और माछो भात ये सब लोग खाते हैं, वो कितना प्रेम से खा पाते हैं, जबकि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ। तो ये जो चीज़ थी ये गुरुजी ने सिखाया था। गुरुजी ने कहा था कि जब तक तुम्हारा पूरा लाइफ स्टाइल नहीं चेंज होगा तब तक तुम उड़ीसी भूल जाओ। तो हर आइटम के पहले महीनों उसको समझाना, फिर उसको सुनना कि तुम समझे कितना,
जो कि मैं अभी नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल हमारी क्लास इतनी लंबी हो ही नहीं पाती है। उन लोगों की थोड़ी होती थी तो उन बेचारों को थोड़ा बहुत मिल गया, बाकी आजकल तो घड़ी देख के क्लास होती है, टाइम होते ही सबको जाना है, तो इतनी लंबी। फिर भी बहुत बार मैंने देखा है कई लोग और 8:30 बजने वाले तो मैं बोल ही जाती हूँ, होता है, ये भी होता है। लेकिन ये होने की वजह ये है कि मैंने गुरुजी से यही सीखा है कि डांस कोई भी सिखा देगा, डांस कहीं भी सीख जाओ, लेकिन डांस की जो परंपरा है, डांस का जो एसेंस है, वो आपको बिना चीज़ों को महसूस किए, बिना चीज़ों को फॉलो किए नहीं हो सकता। माँ बोलती थी मैं डांटती हूँ तो आंसू बहने लगते हैं, सीन क्रिएट कर देती, और जब गुरुजी डांटते तब कुछ नहीं होता। तो मेरा जवाब होता था माँ मैं तो करती इसलिए कि मुझे भी डांटे, क्योंकि हम लोग शैतानी, हम लोग 5 पंचभूत गुरुजी बुलाते थे। 5 बच्चे थे, 3 हम लोग बहने, एक नूपुर है थी और एक और थी पीयू, वो आज आने वाली थी पर आई नहीं है, उसका नाम अनिंदिता राय। तो हम ये 5 पंचभूत गुरुजी बोलते थे। ये पंचभूत जो थे, हम लोग गुरुजी को जितना गुस्सा दिला सकते हैं उतना गुस्सा दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि कुछ ऐसा करो गुरुजी को गुस्सा आएगा तो फिर हमको कुछ सुनने को मिलेगा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो डांटने के बाद कोई ना कोई ऐसी कहानी सुना देते थे हम लोगों को जो आज तक, जैसे मैंने भी पिछले दिनों नाव वाली कहानी सुनाई, इसी तरह की सैकड़ों कहानियाँ गुरुजी की हमें सुनने को मिलती थी, जो हम बाद में जब हम पहले तो प्योर डांस सीखते हैं, जैसे सभी सीखते हैं, अरबी पल्लवी बसंत तक सीखते हैं। उसके बाद जब अभिनय, जैसे बानी ने अभी बताया अभिनय के बारे में, क्योंकि अभिनय में जो डेप्थ है, वो डेप्थ वो आज भी नहीं भूल पाती है। उसको तो यूएस में रहते हुए 40 साल हो गए। ये चीज़ थी कि जो नेचर में है उसको डांस में डालो। खाली त्रिभंगी चौका, त्रिभंगी चौका, त्रिभंगी चौका को, त्रिभंगी चौका एक बेस लाइन है जिसको आपको फॉलो करना है, ये वो बोलते थे, मैं नहीं बोलती, लेकिन उसको फॉलो करते हुए आप नेचर को क्रिएट करो। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि मैं पेड़ पे बहुत चढ़ती थी, शायद इसीलिए गुरुजी कहते थे कि ज़िंदगी में कभी फंस जाओ तो किसी पेड़ को देखो और उससे पूछो कि मैं क्या करूँ। कहीं कुछ घट जाए तो उस पेड़ को देखो कि वो क्या करता है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत सुंदर दिया था कि एक दिन ऐसे गर्मियों का मौसम था, तो गर्मियों में क्या होता है, पत्ते बहुत कम होते हैं, हमारे घर में बहुत पेड़ थे। तो एक पेड़ को ऐसे ही जामुन का पेड़ था, उसको दिखाते बोले देखो इतना गर्मी में जामुन कितना अच्छा मीठा मीठा निकल रहा है, तुम लोग खा भी रही हो, लेकिन देख रही हो ऊपर से पत्ता कितना गिर गया। और सच्ची में जामुन तो खूब उस टाइम होते हैं, जामुन के पत्ते बहुत गिरते हैं। अभी जैसे ये मौसम खत्म होगा तब देखना कि वहाँ क्या होता है। तो हम लोग तो गुरुजी का शब्द हम लोग को कान में एकदम रिकॉर्डेड रहता था। तो जैसे ही थोड़ा गर्मी का मौसम गया, बरसात आई, तो देखा कि अरे जो ऊपर वाला जैसे टूटा टाइप का होता है, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ये नींद में भी देखा, और वही चीज़ याद आ रही है मुझे कि वो पत्ता जो झड़ के गिर गया तो वहाँ पे ड्राई सा ऐसे रहता है, लकड़ी जैसा, जो पेड़ का जो तना होता है। लेकिन जैसी बरसात आती है वो तना जो ऐसा लगता है कि अभी गया, वहाँ पे छोटे छोटे अंकुर, छोटे छोटे पत्ते निकल रहे। तो तब गुरुजी ने कहा था, सुना था और हाँ देखा, फिर गुरुजी ने जब पूछा तो बोल दिया हाँ गुरुजी, और वो बारिश आती है उसमें से पत्ते आने लगे। तो आपने क्या सीखा उससे? उनकी स्टडी इतनी थॉरो थी और उन्होंने तीनों से सीखा, ऐसा नहीं कि खाली देव प्रसाद जी से। उन्होंने करीब 15-20 साल तीनों गुरुओं से आंख बंद करके सीखा। उसके बाद 4 साल यूनिवर्सिटी में तीनों गुरुओं के अंडर में काम किया। लास्ट में जब वो रिसर्च होता है तब वो टोटली देव प्रसाद जी पे आ गए, क्योंकि तो हम लोग जब बोलते थे कि सबसे उस टाइम पे भी केलू बाबू का ही नाम सबसे ज़्यादा था, देव प्रसाद जी का नंबर 2 में। तो हमने कहा कि आपने फिर केलू बाबू से क्यों नहीं? तो उनका ये कहना था कि सब गुरुओं के महान गुण हैं, किसी को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं कि अगर हम अपना एक जीवन पूरा भी दे देंगे ना एक गुरु को तो भी कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को सोचना है कि मेरे को क्या पसंद है। मुझे एकेडमिक पसंद है, गुरुजी को एकेडमिक्स बहुत पसंद है। मेरे को आज भी आई एम स्टडीइंग लॉ,
बट आज भी कोई पूछे तुम्हारा इंस्पिरेशन को, मम्मा पापा किसी का नाम नहीं गुरुजी। क्योंकि उनसे जो टीचिंग सीखी वो लाइफ के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। तो मैं उनको भी पूछती थी, उनसे भी जवाब सुना है और दूसरों से भी सुना है। आपसे पूछना चाहती हूँ, डांस जब ओरिजिनेट हुआ किसी भगवान जी से या वैसे, वो एक ही था, वो नृत्य था। जब तीनों महागुरु ने उनको कोरियोग्राफ करा, तीनों फॉर्म बने, क्या कारण था कि जो प्रोपेगेट हुआ वो 3 अलग अलग फॉर्म में हुआ, उनकी एक बहुत सुंदर सवाल है और ये सवाल जन्म भर मेरे को सताता रहता है, वो आज भी सताता है कि जब हमारा बाप एक है तो हम 3 अलग कैसे हैं। उड़ीसी हमारा बाप ना, उड़ीसी हमारा धर्म है, उड़ीसी हमारा चरित्र है, तो हम 3 भाग में बट क्यों रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेस की गलती है, मीडिया की गलती है, क्योंकि मैं पर्सनली तीनों गुरु से मिली हूँ और तीनों में से किसी का भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं तो ऐसे करता हूँ तुम ऐसे करते हो। नो, जब तीनों साथ बैठते थे तो कोई चर्चा ही कर रहे होते थे और उनकी चर्चाएं इतनी सुंदर होती थी कि आप यकीन नहीं करोगे कि भूख से जान निकल रही होती थी, खाना लगा हुआ होता था पर हम हिलते नहीं थे कि नहीं जब तक गुरुजी का बात खत्म नहीं होगा तो नहीं सुनना है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों में कोई मतभेद नहीं था। हाँ, तीनों के प्रेजेंटेशंस अलग अलग है, वो तो देखो मैंने सिखाया इसको भी, उसको भी, उसको भी। पर जो राहुल नाचेगा वो ईशा नहीं नाचेगी, जो ईशा और राहुल नाच रहे हैं वो शिक्षा नहीं नाच रही है, क्योंकि सबका अपना एक पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ों का बदलाव नहीं कहेंगे इसको, चीज़ों का डेवलप होना बहुत नेचुरल है। और डांस इज ऑल अबाउट योर इनसाइड। अगर मैं अंदर से जेलस, कॉम्पिटिटिव, वेरी क्रिकेट काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं हल्के से वो उठाऊंगी और देखूंगी और मुस्कुराऊंगी और देखने वाले जो है उसमें डूब जाएंगे। कैसे हो? नहीं हो। मेरे को पहले अंदर से वैसा होना होगा ना, तब मेरा भाव जो है वहाँ तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यही गुरु लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने कोई घराना नहीं बनाया, उन्होंने तो अपने अपने ढंग से सिखाया। सीखो। Rather, it should be like how dance flow differently in every individual. तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात बोला राहुल कि डांस को लेकर के हम घराना लेकर के झगड़ा करें या घराना शब्द लाने के बाद हम ये कहना चाहिए तुम्हारा घराना कैसा होता होगा, ये करें। हमें ये कहना चाहिए हाँ वही अशंभु मैं करूँगी तो एक अलग शेप लेगा, वो मेरी बॉडी एनर्जी, मेरे बॉडी कंडीशन, मेरे बॉडी स्टाइल, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा सात्विक तत्व उस पर डिपेंड करेगा। वही अशंभु सान्वी करेगी तो अलग रूप ले लेगा, वही अशंभु तुम करोगे तो अलग। लेकिन कल जब तुम दोनों भी सिखा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ज्योति एक घराना, वो एक घराना, तुम एक घराना। घराना कहाँ से होगा? हम जो कर रहे हैं वो उनका कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, वो उनका कॉम्पोजिशन कर रहे थे और वो तीनों एक ही थे, वो तीनों तो एक थे, हमने उनको 3 बना दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं तो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही मानती हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ही थे, जिसमें महेश देव प्रसाद जी थे, वैसे भी महेश भक्त, वैसे भी महेश। केलू बाबू विष्णु, शांत, सुंदर, स्वीट। ये ब्रह्मा जी क्रिएट करके साइड हो जाते थे, कभी भी फोटो में साथ कोई पुरानी फोटो लाओ आपको आदि गुरु सामने खड़े हुए नहीं मिलेगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही है ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि मुझे विष्णु ने बनाया, मुझे ब्रह्मा ने बनाया, मुझे शिव ने बनाया, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के वंशज हैं, उन्होंने हमें क्रिएट किया है और हमें एक ड्यूटी देके दुनिया में भेजा, वो कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ने उड़ीसी को बनाया, उसको एक सुंदर सा शेप दे दिया। जैसे उन्होंने कहा कि डांस जब शुरू हुआ
हम नाट्य शास्त्र टाइम पे अगर जाएंगे तो जब नृत्य को जस्ट इंट्रोड्यूस, नाट्य शास्त्र में भरत ने पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया ना नृत्य को। नृत्य था लेकिन नृत्य को स्ट्रक्चर करने की कोशिश उन्होंने पहली बार की। तो जब स्ट्रक्चर किया तो एक ही था, वो भरत नृत्य था, भरत का नृत्य, भारत का नृत्य नहीं था, भरत का नृत्य था। भरत ने नृत्य बनाया, वो अलग अलग रीजन में लोगों ने सीखा, अपने अपने रीजन में अपने अपने हिसाब से उसको डेवलप किया। इसीलिए आप देखो हर क्लासिकल फॉर्म में एक ही तरह के सब्जेक्ट, कोई अलग सब्जेक्ट पे डांस नहीं कर रहे होते, एक ही सब्जेक्ट, पैटर्न एक ही है, प्लस जो उसका स्ट्रक्चर है कि कैसे फ्लो जाएगा वो भी एक है, खाली प्रवृत्ति में फर्क है। प्रवृत्ति में फर्क क्यों है? क्योंकि हर इंसान की प्रवृत्ति अलग है, हर स्टेट की प्रवृत्ति अलग है, हर रीजन की प्रवृत्ति अलग है, तो इसलिए वो अलग अलग। तो जिस स्टेट पे गया उसका वो नाम हो गया। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब भरतनाट्यम में भी अलग अलग गुरुओं के कला क्षेत्र एक परंपरा, अरे कला क्षेत्र वैशाली एक परंपरा कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी वैशाली की परंपरा? हो ही नहीं सकती। वैशाली इज इंस्टीट्यूट, कला क्षेत्र इज इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कोई परंपरा नहीं होती, परंपरा गुरु परंपरा से आती है। और गुरु परंपरा के लिए एक लंबी हेरिटेज होनी जरूरी है, एक लंबी कहानी होनी जरूरी है। ये नहीं कि मैं आज चला दूं मेरी परंपरा है, ज्योति श्रीवास्तव स्टाइल हो गया, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैंने कुछ चीजें किसी से सीखी, उन्होंने उनसे सीखी, तो हम इसलिए दादा गुरु का ही नाम लेते हैं, देव प्रसाद दास स्टाइल, लेकिन वो भी गलत ही है। क्यों स्टाइल? हाँ, हम उनका कॉम्पोजिशन करते हैं, वी आर फॉलोइंग हिज कॉम्पोजिशन, दे आर फॉलोइंग they are following Telugu composition. Composition अलग हो सकता है, पर हमारा धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। घराना मीन्स तो धर्म एंड करेक्टर हो गया। तो इसीलिए हमें इस बात को उच्चारण करना ही सबसे पहले खुद छोड़ना पड़ेगा, तो फिर जहाँ कहीं और होगा तो वहाँ हमको ऑब्जेक्शन करना होगा कि वो ज़माना अब गया। तो वो एक्साइटमेंट हमारे ओडिसी में भी आया, उसके लिए हमें ये सब घराना और ये और वो सब छोड़ के एग्जैक्ट चीज़ को, क्योंकि गुरु लोग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाते हैं, उस स्ट्रॉन्ग चीज़ को उसी तरह से एक्सेस प्रैक्टिस से वो एनर्जी क्रिएट करनी है अपने बॉडी में भी और अपने सत्व में भी। सत्व का मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल इंटरनल कॉन्शियसनेस है, वो क्यों केलू बाबू 70 साल की उम्र में स्टेज में रति सुख सारे बिना दांत के बिना बाल के स्टेज में करते थे, हम ऐसे देखते थे। और आज इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, ब्यूटीफुल आहार एंड मेकअप एंड लाइट एंड स्टेज एंड ये और वो करके भी रत्ती दिखा ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो बाहर है ना, अंदर तो नहीं है, अंदर तो खाली है। और केलू बाबू एक धोती पहने हुए दुबले पतले से इंसान, सामने में दांत भी नहीं है, यहाँ बाल भी नहीं है, और खड़े खड़े कर रहे हैं रति सुख सारे, और आंखें ऐसी फटी रह जाती, क्योंकि उनका रति सुख सारे यहाँ से होता। और वो जस्टिफाई करते थे कि डांस के लिए जेंडर, रिलीजन या एज नो मैटर। देव प्रसाद जी इतना मोटा पेट लेते, ऐसे यानी माधव करते थे कि हम क्या ही करेंगे।